इंडोनेशिया, इटली और ऑस्ट्रेलिया में भी इन कंपनियों ने हिस्सेदारी खरीदी है या अधिग्रहण किए हैं। पिछले साल महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से विख्यात हुई लग्जरी स्पोर्ट्स कार एस्टन मार्टिन में दिलचस्पी दिखाई थी। हालांकि बाद में महिंद्रा ने ये कोशिश छोड़ दी, लेकिन ये भारतीय कंपनियों के बढ़ते आत्मविश्वास का एक और नमूना था। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज और कम है अपॉर्चुनिटीज, तो इंडियन कंपनियों को बाहर देखना पड़ रहा है। हमारी ग्रोथ पिछले 2-3 वर्षों में काफी स्लो हो गई है, तो इन्वेस्टमेंट साइकिल एक तरह से इंडिया में रुक गया है। दूसरा कारण ये है कि भारत की जो ऊर्जा की नीड है, जो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो कम नहीं होने वाली। तीसरा कारण ये है कि दुनिया भर में क्योंकि ग्रोथ स्लो है, तो वहां पे जो कंपनियों के जो दाम हैं वो भी एक ऐसे लेवल पे आ गए हैं जो अब इंडियन कंपनीज अफोर्ड कर सकती हैं। कारण कुछ भी हो, विशेषज्ञ मानते हैं कि ये रुझान आने वाले दिनों में और भी मजबूत होगा। मुंबई नगरी भारतीय अर्थव्यवस्था की धड़कन। देसी कंपनियां विदेशों में निवेश जरूर कर रही हैं, लेकिन सभी अधिग्रहण कामयाब नहीं रहे। पिछले साल हवाई अड्डा बनाने वाली कंपनी GMR को मालदीव से बाहर निकलना पड़ा। इसी तरह बोलीविया से जिंदल स्टील को बाहर आना पड़ा। लेकिन इन झटकों के बावजूद विशेषज्ञ कहते हैं कि भारतीय कंपनियों का मनोबल काफी ऊंचा है। जुबैर अहमद, BBC, मुंबई। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं ब्रिटेन में बसे भारतीय चाय व्यापारी नदीम अहमद। नदीम साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपकी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी है और आपने ब्रिटेन के जो कुछ बड़ी ब्रांड्स हैं जैसे कि ब्रुक बॉन्ड और टाइफू, उनको भी खरीदा है। तो कैसा रहा आपका अनुभव भारत से बाहर कुछ नया करने का? ये उन दिनों आए थे हम जब 25 साल पहले इंडिया में अपॉर्चुनिटीज काफी लिमिटेड थी, एंड अनलेस यू आर अ टाटा और अ बिरला, अपॉर्चुनिटीज फॉर समबडी यू वांटेड शुरुआत करना वो बहुत डिफिकल्ट था। लाइसेंस राज था, जैसे आपको मालूम है इंडिया में। तो हमने सोचा कि बाहर जाके कुछ कोशिश करते हैं, तो यूके आए। यहाँ आए, छोटे तरह से एक ट्रेडिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया। पहले ट्रेडिंग में गए और फिर जैसा बिजनेस बड़ा होता गया उसमें उसको सप्लाई चेन में आते गए, तो ब्रांड वगैरह की तरफ देखने शुरू किए। तो यूनिलीवर से उन दिनों हमने ब्रुक बॉन्ड और रेड माउंटेन कॉफी दोनों खरीदा। तो अगर आप तुलना करें तो भारत और विदेश दोनों जगह में कारोबार करने में क्या फर्क और क्या समानताएं हैं? अफ्रीका या यूके अगर आप लें, बिल्कुल कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कोई रेड टेप नहीं है। आप आ जाएं, कल अप्लाई करें, परसों काम शुरू कर दें, देयर आर नो इश्यूज एट ऑल। एज लॉन्ग एज यू प्ले बाय द रूल्स, देयर आर नो इश्यूज एट ऑल। तो आप पिछले करीब 3 दशक से बाहर हैं, लेकिन आपका अभी भी हिंदुस्तान के साथ काफी नाता जुड़ा हुआ है। आप वहां के उद्योग जगत की मानसिकता को समझते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या विदेश में जो दिलचस्पी है ये जारी रहेगी? लाइफ इज अ लॉट इजियर अगर आप इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करें, फॉर 2 रीजन। वन इज यू नो द गेम इंटरनेशनली, देन यू नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग, बाहर क्या हो रहा है। और जो अपॉर्चुनिटीज बाहर हैं, वो अपॉर्चुनिटीज इन दैट लेवल इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया एनीमोर। इंडिया में जो है वो यू हैव टू गो थ्रू वेरियस चैनल्स टू गेट टू दैट लेवल। जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, नोवार्टिस के पेटेंट के फैसले से निराश हैं बड़ी दवा कंपनियां, तो क्या घट सकता है भारत से उनका मोह? भारत अब और इंतजार नहीं कर सकता और अब आ चुका है वो साल जो तय करेगा कि किस दिशा में जाएगी देश की इकोनॉमी, राजनीति और समाज। ऐसे में क्या हमारे लीडर्स दे पाएंगे देश को वो नीतियां, वो दिशा जिसकी देश को जरूरत है? क्या हम एक नए हिंदुस्तान का निर्माण कर पाएंगे? देश का सबसे बड़ा टेलीविजन न्यूज नेटवर्क लाएगा आपके सामने उन लोगों को जिनके फैसले का असर पड़ सकता है हमारे भविष्य पर। थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज 8 अप्रैल शाम 4 बजे नेटवर्क 18 के सभी चैनल्स पर लाइव ब्रॉडकास्ट और सभी पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग।
4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, जिंदगी is good, BT in a way, BT is good। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो क्या? मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देखूंगा। राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। पाकिस्तान में 11 मई को आम चुनाव होने हैं। फिलहाल चुनाव अभियान ठंडा है, मगर चुनावी गर्मी उसी दिन से नजर आने लगी जिस दिन से चुनावी चिन्ह बंटने शुरू हुए। आखिर चुनाव निशान के मुद्दे पर क्यों खिंची तलवारें, बता रहे हैं इस्लामाबाद से महबूब बाबर। पाकिस्तान में चुनाव क्या हुआ, नेताओं के साथ इस शेर की भी मसरूफियत बढ़ गई। होना तो था ही। शेर नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नवाज का चुनावी निशान है, पर सभी निशानों की ऐसी किस्मत कहाँ। किसी को सिर्फ चाबी मिली, किसी को ताला, और किसी को तो ताला चाबी दोनों मिल गए, पर उम्मीदवार तैयार हैं। मुश्किल भी होता है बाज़-औक़ात कि पार्टी को जो निशान मिला है वो किस तरह लोगों को जो है अपना मैसेज कन्वे करेंगे। तो अब हम जो है इस ताले के साथ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि हम जो एक करप्ट सिस्टम है, बदनवानी है, करप्शन है, उस निजाम पे हम ताला लगा देंगे। पर एक निशान ऐसा है जिसे लिस्ट से हटा दिया गया, क्योंकि इसकी इज्जत खत्म हो चुकी है, और वजह वो खुद नहीं बल्कि आए दिन पार्टियां बदलने वाले नेता हैं। जो लोग अपनी पार्टी से
वफादारी नहीं करते या वफादारी निभाते नहीं है तो उनको आम जुबान में लोटा कहा जाता है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब समझा कि ये लोटे का निशान भी हटा दिया जाए। एक निशान तीर है जिस पर निशाना 3 दावेदारों ने लगाया और जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। जैसे ही हमारे वकील खड़े हुए, जज साहिबान उठे और उन्होंने उनको एलोकेट कर दिया। मैं समझती हूँ कंट्रोवर्शियल डिसीजन है और मैं इसके खिलाफ हक रखती हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ। वैसे तो ये रह गई है बस गरीब अवाम की पहचान, मगर चुनाव में शुजात हुसैन की मुस्लिम लीग क्यू को अपने वोटरों तक पहुंचने के लिए साइकिल ही दिया गया है। चुनाव में बिजली की किल्लत एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में मोहर भले ही साइकिल बाज तीर या कबूतर पर लगे, वोटर तो बुझे हुए बल्ब और रुके हुए पंखे को ही याद करेगा। महमूद जान बाबर, BBC न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान चुनाव के रंग, आने वाले दिनों में ऐसी और भी रिपोर्टें होंगी पाकिस्तान से ग्लोबल इंडिया में। फिलहाल आगे है इंटरनेट पर बुलिंग के खतरे, पर भारत में क्या काफी है इससे बचाव के उपाय? लेकिन पहले BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के बीच BBC संवाददाता जॉन सडवर्थ पहुंचे दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल। हफ्ते भर से उत्तर कोरिया अमेरिका पर हमले करने की धमकियां देता आ रहा है। अमेरिका ने भी गुआम द्वीप पर मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर दी है। ताजा तनाव उत्तर कोरिया के अपने बंद पड़े योंगबियोन परमाणु संयंत्र को फिर से चालू करने के बाद शुरू हुआ है। इस साल फरवरी में उत्तर कोरिया ने अपना तीसरा परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने उसके खिलाफ प्रतिबंध और सख्त कर दिए थे। बर्मा की राजधानी रंगून से वहां अखबारों की बदलती दुनिया का जायजा लिया BBC संवाददाता जोनाथन हेप ने। बर्मा में ब्रिटिश राज के समय से ही बर्मी, अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में आम अखबार छपा करते थे, पर 1964 में सैनिक शासन आने के बाद ये अखबार बंद हो गए थे। अब 50 साल बाद एक बार फिर निजी अखबारों को लाइसेंस दिया गया है और 4 अखबार छपने शुरू हो गए हैं। इन अखबारों ने सरकारी मीडिया से अलग तेवर रखते हुए सरकार की आलोचना भी की है। बर्मा की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने भी अपना अखबार शुरू किया है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। मामला स्विस कंपनी नोवार्टिस की एक दवा के पेटेंट का था। फैसले ने कई चिंताएं दूर कर दी हैं तो कई नई चिंताएं पैदा भी कर दी हैं। स्विस दवा कंपनी नोवार्टिस के पेटेंट का मामला सीधा था। कंपनी ने कैंसर की एक दवा बनाई थी, ग्लाइविक। भारत में उसका पेटेंट नहीं हो सका, जिससे दूसरी देसी कंपनियां आराम से यही दवा बनाकर बेच रही थीं। नोवार्टिस ने तब दवा में कुछ बदलाव किए और उसका पेटेंट करवाना चाहा, लेकिन अधिकारियों ने इसे नई खोज मानने से इनकार कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसने नोवार्टिस के खिलाफ फैसला सुना दिया और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब चिंता में पड़ गई हैं। ये फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए चिंता की बात है। ऐसा लग रहा है कि भारत में पेटेंट लेने के मानदंड अब दूसरे देशों की तुलना में और कड़े हो जाएंगे। इस दवा को कोई 50 देशों में पेटेंट मिल गया है, मगर भारत में नहीं। 50 or so countries, but now not in India. चिंता का असल कारण है पेटेंट और गैर पेटेंट दवाओं की कीमतों का अंतर। ग्लाइविक की जिस दवा के पेटेंट का मुद्दा है, उसकी 1 महीने की खुराक की कीमत है कोई 1.25 लाख रुपए, जबकि इसी की वैकल्पिक दवाएं 8,000 रुपए में मिल जाती हैं। और यही हाल उन सारी दवाओं का है जिनके पेटेंट अधिकार बड़ी कंपनियों के पास हैं। रिसर्च कंपनी होती है जो बनाती है सबसे पहले, उसकी कॉस्ट लाखों तक जा सकती है, और जो जेनरिक कंपनी होती है जो उसको कॉपी करके बनाती है, उसको कॉस्ट उसकी हजारों तक में ला सकती है। बड़ी कंपनियां कहती हैं कमाई जरूरी है, क्योंकि ये पैसा नई दवाओं के शोध पर खर्च होता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं बड़ी कंपनियों की भारत में दिलचस्पी कम तो नहीं हो जाएगी। आंदोलनकारियों को ऐसा नहीं लगता। इंडियन मार्केट उनके लिए काफी लुक्रेटिव है। अगर आप देखेंगे काफी लोग यहाँ पर बहुत पैसे वाले हैं और वो यही चाहते हैं कि उनकी दवाइयाँ उन लोगों में बिके जिनके पास बहुत पैसा हो। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गरीबों या कोई मार्जिनलाइज कम्युनिटी जैसे सेक्स वर्कर्स हुए या ड्रग यूजर्स हुए या जो लोग बहुत ही पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनमें
पैसे देने की एबिलिटी नहीं है। फिलहाल एक और जहां नोवार्टिस के फैसले से जेनेरिक दवाइयां बनाने वाली भारतीय कंपनियों के लिए नए रास्ते खुल गए हैं, वहीं वे दूसरी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक दोराहे पर आ गई हैं, जिनकी दवाओं के पेटेंट विवाद पर अभी फैसला आना बाकी है। पारुल अग्रवाल, BBC। पेटेंट पर फैसले से परेशान बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए। आमी चीनी गो चीनी तुम्हारे ओ गो ब्रिटेन में बदहाल हुआ HMV पर भारत में आज भी जारी है उसके सुरों का कारोबार। आज जब मैं 25 साल पीछे मुड़ के देखता हूं तो याद आते हैं वो छात्र जो आंखों में सपने लिए मुझसे सवाल करते थे कि सर क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा। आकाश में पढ़ने से जब ये छात्र सफल होते हैं तो उनके चेहरों पर जो खुशी और विश्वास देखता हूं तो सोचता हूं कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। हजारों छात्रों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहा है आकाश। अब सफलता दूर नहीं। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। इस सप्ताह थैलेसीमिया पे हमें जानकारी देंगी डॉक्टर प्रिया। माता और पिता यदि रोग वाहक हैं, यानी कि उनमें बीमारी के गुण तो हैं, लेकिन प्रकट में कोई लक्षण नहीं है, तो ऐसे में जो औलाद होती है उनमें से 25% संभावना यह होती है कि जो बच्चा जो है वह रोग से ग्रस्त होगा। तो देखना ना भूलें यू मी एंड हेल्थ सिर्फ ETV राजस्थान पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। नमस्कार, सलाम, मैं हूं आयुष्मान खुराना। मैं हूं रोहन सिप्पी पलट। आप देखिए खास बातचीत मेरी और रोहन सिप्पी की ऑन द फिल्म नौटंकी साला, ओनली ऑन ETV। नौटंकी साला। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। इंटरनेट की दुनिया असीम है। कीबोर्ड पर चलती उंगलियां एक ही पल में एक नई दुनिया में पहुंचा देती हैं। साइबर जगत में दोस्त भी मिलते हैं और दुश्मन भी, जो कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे किसी को परेशान कर उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। साइबर बुलिंग ऐसे ही एक खतरे का नाम है। 12 साल के ध्रुव मनोहर ने जब से होश संभाला है तब से ही वे गैजेट और इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हुए हैं। मेरे फेसबुक पे 222 दोस्त है, उनके साथ मैं बहुत ज्यादा बातें करता हूँ, चैट करता हूँ फेसबुक पे, तो मैं बहुत ज्यादा रेगुलरली चेक करते रहता हूँ। सोशल नेटवर्किंग आजकल के बच्चों की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में उनके माता पिता को इस बात की चिंता सताती है कि उनके बच्चे इंटरनेट पर होने वाली विवादित गतिविधियों का शिकार न हो जाएं। बस एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे बेटा नीचे क्रिकेट खेल रहा था, किसी के फोन पे वो फेसबुक यूज कर रहा था, तो उसने लॉग आउट नहीं करा था, और जब उसकी बैटिंग की बारी आई तो किसी बच्चे ने आके लिख दिया था कि वो किसी लड़की को प्यार करता है। तो हमको भी अपोलोजाइज करना पड़ा और बताना पड़ा कि ये इसने नहीं लिखा है और ऐसे ऐसे हो गया है। साइबर बुलिंग यानी इंटरनेट पर किसी के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखना, उन्हें शर्मिंदा करना, धमकाया जाना या फिर यूं ही परेशान किया जाना। टेलीनॉर द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक साल 2012 तक भारत में 4 करोड़ बच्चे इंटरनेट पर सक्रिय थे और 2017 में ये आंकड़ा तिगुना होकर 13 करोड़ हो जाएगा।
माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक भारत में 50% से ज्यादा बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं और इनमें से ज्यादातर बच्चों को ये मालूम नहीं है कि इसका सामना कैसे किया जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारतीय कानून इन्हें साइबर बुलिंग से बचाने में कितना सक्षम है। मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में भारतीय कानून पूरी तरीके से अपंग है बच्चों की सुरक्षा के लिए। साइबर बुलिंग को आपको अपने कानून में स्पष्ट तौर पर एक स्ट्रिंजेंट ऑफेंस क्रिएट करना पड़ेगा। कम से कम 7 साल की सजा होनी चाहिए। कई देशों में साइबर बुलिंग से बच्चों को बचाने के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था है, लेकिन भारत में ऐसा भी कोई इंतजाम नहीं है। जानकारों का कहना है कि अगर भारत इंटरनेट की तेज रफ्तार को सही सुरक्षा मानकों के साथ नहीं पकड़ पाया तो वो साइबर बुलिंग से रेस हार सकता है। शालू यादव, BBC, दिल्ली। इंटरनेट की दुनिया में बुलिंग के खतरे और अब साइबर जगत और टेक्नोलॉजी दुनिया की नई हलचलें। क्लिक के साथ वैभव दीवान। करीब 5 यूरोपीय देशों में टिकट मशीन के साथ छेड़छाड़ कर ग्राहकों को लूटा जा रहा है। ये धोखाधड़ी करने वाले ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिससे ATM या बस या ट्रेन टिकट की मशीनों में घुसाए जाने वाले क्रेडिट कार्ड्स की जानकारियां उनकी डिवाइस में कॉपी हो जाती हैं। ग्राहकों के अकाउंट की जानकारी फिर उन देशों में से पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है जहां ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए पिन कोड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। 1 अप्रैल के दिन तकनीक की दुनिया में कुछ ऐसी अटखेलियां खेली गईं जिसने नेटिजन्स को वाकई अप्रैल फूल बना दिया। ट्विटर ने घोषणा की कि वो ट्वीट्स में वॉवल्स यानी स्वरों के इस्तेमाल पर महीने के $5 चार्ज करेगा, जबकि गूगल ने एक ऐसा सर्च इंजन बनाने का दावा किया जो ब्राउजर को सूंघने की शक्ति देता है। कुछ देर तो इंटरनेट पर इन घोषणाओं की खलबली मची रही, लेकिन फिर जल्द ही लोगों को एहसास हो गया कि इंटरनेट के दिग्गज उनके साथ मस्ती कर रहे हैं। ग्लोबल इंडिया में अगले सप्ताह भारत में घरेलू नौकरों को क्या ब्राजील की तरह मिलेंगे दूसरे कामगारों जैसे अधिकार, और गुलमर्ग हुआ सैलानियों से गुलजार, गर्मियों में नए मेहमानों का इंतजार। संगीत की दुनिया के जाने माने नाम HMV ने जब ब्रिटेन में अपना कारोबार समेटने की घोषणा की तो इतिहास का एक अध्याय जैसे बंद हो गया। मगर उस खबर से धक्का भारत में भी लोगों को लगा, क्योंकि उसकी विरासत भारत से भी जुड़ी है। 1980 के दशक में भारत के RP गोयनका ग्रुप ने इस कंपनी के अधिकार खरीद लिए, मगर HMV के नाम से उसकी पहचान इस कदर जुड़ी हुई थी कि इसके बाद भी लोग इसे HMV के नाम से ही पहचानते रहे। उसी विरासत को टटोलने कोलकाता पहुंचे BBC संवाददाता मुकेश शर्मा। मशगूल होकर ग्रामोफोन सुन रहे निपर नाम के इस कुत्ते की पेंटिंग का नाम था हिज मास्टर्स वॉइस, और इसी पेंटिंग ने म्यूजिक कंपनी HMV को उसका नाम दिया। लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर 1921 में अपना स्टोर खोलकर इस कंपनी ने संगीत प्रेमियों की दुनिया को एक अलग ही रोमांच का एहसास कराया। मगर उससे कहीं पहले HMV की मालिक कंपनी EMI भारत में सुरों की तलाश शुरू कर चुकी थी, और ये सफर भारत में आज भी जारी है, सारेगामा इंडिया लिमिटेड के नाम से। सन 1902 में मेरे ख्याल से एक रिकॉर्डिंग इंजीनियर आए थे लंदन से, फ्रेड गिसबर्ग उनका नाम था। तो वो आए और यहाँ पे उन्होंने काफी आर्टिस्टों को रिकॉर्ड किया, जिसमें बहुत फेमस हुई थी एक नॉच गर्ल, वो नाच गाने का पेशा करती थी, गौहर जान, और उनकी आवाज में भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। गौहर जान की उस आवाज से लेकर आज तक भारत में जितना भी संगीत रिकॉर्ड हुआ है, सारेगामा का दावा है कि उसमें से लगभग आधा इनके पास है। कोलकाता के उनके इस स्टूडियो में HMV के इतिहास के वो हिस्से आज भी महसूस किए जा सकते हैं। पिछले 75 वर्षों में इस स्टूडियो ने भारतीय संगीत जगत के लगभग हर लोकप्रिय नाम की आवाज को कैद और अमर किया है। महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने अपनी हर फिल्म का संगीत यहीं तैयार किया, और उसमें मददगार रहा उनका ये पियानो भी। ग्रामोफोन से कैसेट और फिर कैसेट से CD के रास्ते संगीत ने अब ऑनलाइन का बाजार पकड़ा है। इस बदलाव को अनदेखा करना शायद ब्रिटेन में HMV को महंगा पड़ा, लेकिन भारत में सारेगामा ने उन अनमोल सुरों को बचाने के लिए डिजिटल राह वक्त रहते पकड़ ली। जो हमारी पूरी कलेक्शन है उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो फिजिकल कॉपी ऑफ दैट एसेट, उसको हमने बैंक करके रखा हुआ है एक लोकेशन पे,
उसके अलावा जितने हमारे गाने हैं उनका सबका डिजिटाइजेशन हुआ है। संगीत की दुनिया भले ही आज डिजिटल हो चुकी हो और इस कंपनी का नाम भी बदल चुका हो, मगर HMV की वो विरासत गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम जैसे नामों के साथ यहाँ आज भी जिंदा है। मुकेश शर्मा, BBC, कोलकाता। भारत में महफूज विलायत की विरासत। फिलहाल लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। आज लाइफस्टाइल में देखिए जयपुर ब्लू पोट्री ने कैसे बनाई अपनी पहचान, कैसे रखे अपने पाँव को स्टाइलिश और कंफर्टेबल फ्लिप फ्लॉप से, क्या हो आपका एवरीडे लुक। वेलकम टू द अनदर न्यू एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल लिव इट बेटर और मैं हूं आपकी स्टाइल गुरु परी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट के इंटरनेशनल इंस्पायर्ड वर्जन यानी ब्लू पॉटरी की। तो आइए जानते हैं कुछ ब्लू पॉटरी के बारे में। ब्लू पोट्री, जिसे जाना जाता है जयपुर के ट्रेडिशनल क्राफ्ट के तौर पर, वो दरअसल एक पुरानी आर्ट है पर्शिया और ईरान की। इसकी खोज आज से 6 शताब्दी पूर्व 15वीं सदी में हुई थी। ये आर्ट मुगलों के साथ भारत आई और शुरू में दिल्ली तक ही रही, पर 18वीं सदी के अंत तक सवाई मानसिंह द्वितीय इसे जयपुर ला चुके थे। 1960 तक ये सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए बनाई जाती थी। राजपाट जाने के बाद ये धीरे धीरे लुप्त होने लगी, मगर कृपाल सिंह शेखावत, कमला देवी चट्टोपाध्याय और राजमाता गायत्री देवी जैसे लोगों की पुरजोर कोशिशों के चलते ये बची रही। मगर ब्लू पोट्री को हर घर की पसंद बनना बाकी था। वक्त आगे बढ़ा और ब्लू पोट्री वक्त के साथ होम इंटीरियर का पसंदीदा क्राफ्ट बन चुका है और विश्व में जयपुर को ब्लू पोट्री हब के तौर पर पहचान दिलाई लीला बोर्दिया ने। ये ब्लू पोट्री का बेहद मजबूत स्तंभ है। महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया में इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। इन्हें कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। जब मैं जयपुर आई 1974 में, मुझे काफी समय मिलता था और मैं यहाँ के कुछ करने के हिसाब से स्लम एरिया में जाया करती थी, क्योंकि मेरी माँ मदर टेरेसा के साथ काम करती रही थी और मुझे लगा कि मैं भी कुछ उसी तरह का करूं। पर जब मैं स्लम एरियाज में गई और वहाँ पे मैंने देखा एक नायाब सा आर्ट वर्क मुझे वहाँ पे मिला और मैं इस ब्लू पॉटरी को सोचने लगी कि क्या मैं कुछ इस ब्लू पॉटरी के साथ कर सकती हूँ, और तभी से मैं इस ब्लू पॉटरी के साथ जुड़ गई और धीरे धीरे कुछ लोगों को मैंने तैयार किया और उनसे मैं बात करते करते उनसे मैंने पूछा कि भाई आप लोग कहाँ से आए हैं, और उन्होंने कहा कि हम उस गांव से हैं, कोई कह रहा 50 किलोमीटर दूर, कोई कुछ।
बट अलग अलग गांव से वो आकर एक ही कमरे में रहते थे और वहीं पे ये बहुत प्रीमेच्योर स्टेज में ब्लू पॉटरी थी और ये काम करते थे। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट